आज से हम स्टार्ट करते हैं रैक की सीरीज को और डिस्कस करते हैं कि रैक क्या होता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और ये सब चीज़ें हम देखेंगे। हम लोगों ने HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, तो इससे हमारा काम हो रहा था। आप लोगों ने देखा हमने 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं और दूसरा भी इंशाल्लाह हो जाएगा, काफ़ी हद तक तो हो चुका है वो भी। तो उसमें आप लोग देखेंगे वहाँ पे हमारा सारा काम हो रहा था, ठीक है। ऐसे ही हम लोग की यूआई क्रिएट हो रही थी, हमारा सारा का सारा फंक्शनैलिटी का काम हो रहा था, हम एपी पे कॉल वगैरह कर रहे थे, हर चीज़ हमारे लिए पॉसिबल थी। बट देन वाई रेक्ट, तो मुझे बताएगा। कोशिश करिएगा कि इसको इस जो आगे रैक से ऑनवर्ड्स को सीरीज है, इसको हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीज़ें पढ़ें और सही से पढ़ लें, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सही से। तो आगे भी पहले हमने डिटेल में पढ़ी थी, बट यहाँ पर हम लोग फोकस ये कर रहे हैं कि आप लोग काइंडली आप लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अली, मुझे प्लीज आपका क्वेश्चन दोबारा समझाइएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि हम लोगों ने HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ी और हमने वहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाए, ठीक है। हम लोगों ने डेटाबेस अपना लोकल स्टोरेज को यूज करते हुए डेटा को प्रोसेस भी किया। इसके अलावा हम लोगों ने API कॉल वगैरह भी की सेकंड प्रोजेक्ट के अंदर, और उसके थ्रू हम लोग सारा काम कर रहे हैं और रियल टाइम हमारी यूआई भी अपडेट हो रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो देन व्हाई वी शुड यूज रेक्ट ओवर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। क्योंकि सर वो हमारा काम आसान कर देती है यूआई में भी, और डाटा शेयर करना होता है दूसरी फाइल्स में तो हम कंपोनेंट बना कर सकते हैं इस तरह। तो कि कंपोनेंट्स, तो हम लोग कंपोनेंट्स अगर आप बोलने के, तो वो तो चल कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट तो वहाँ पे आ गया। बाकी डेटा शेयरिंग अगर हमें करनी है, कुछ इस तरह कोड शेयर करना हो एक और फाइल से दूसरी फाइल में, टैग्स भी हैं उसके वो अंदर। तो हम लोग इसमें जावास्क्रिप्ट में रह के भी कर सकते हैं ना, क्योंकि मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट तो जावास्क्रिप्ट का ही है ना, कि सेपरेट सेपरेट फाइल बना के करना। आई थिंक कि रियल जो है वो ज्यादा मॉडिफाइड होगी। ठीक है। और फिर उसका मास्क भी ठीक था। हारिस, अपना कोई इनपुट देना चाहेंगे आप? चलो ठीक है, हम इसको खुद ही स्टार्ट इसको जरा देखते हैं। देखिए रेक्ट आपके पास जो है, हम लोगों ने HTML जैसे जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट किए हैं, तो आप लोगों को वहाँ पर एक इशू फेस करने को मिल रहा होगा जो कि मुझे बहुत इरिटेटिंग लग रहा होता है। कि हम लोगों को बार बार मतलब कि HTML फाइल से स्पेसिफिक एलिमेंट्स को एक्सेस करके देन उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन करके देन उसको वापस हमें अपेंड वगैरह करना होता था। उसके अलावा हमें प्रीवियस जो हमारे पास डेटा होता था डोम के अंदर, उसके हमें क्लियर करना होता था। हम लोगों ने कल या परसों की क्लास हमने देखा था, जब हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो आप लोगों ने देखा था कि जब मैंने उसको अपेंड या इनर चाइल्ड इनर HTML के थ्रू न्यू डेटा को जब एंटर करवाया था उसके अंदर, तो प्रीवियस वाला भी वहाँ पड़ा रह गया था। तो वो हमें खुद ब खुद ही सारे के सारे काम मैनुअली करने पड़ रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें मतलब कि HTML हमारी सेपरेट लिखी हुई है, जावास्क्रिप्ट हमारी सेपरेट लिखी हुई है, हम लोग को वहाँ पे एक्सेस करना हो, फिर चीज़ों को मैनिपुलेट करना हो, फिर मैनिपुलेट करके फिर दोबारा से डोम के सेट करवाना, ये आई थिंक सो एक हेक्टिक काम है, ठीक है। और ये आपके HTML जैसे जावास्क्रिप्ट स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए तो ठीक है ये, ठीक है। जैसे हम लोगों ने दो प्रोजेक्ट किए हैं, उसके लिए ठीक है ये। बट अगर हम लार्ज स्केल पे एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि इतनी, क्योंकि मैनिपुलेशन करना और ये सब चीजें करना, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारा जो है ना कोड एक तो बहुत ही मैसी हो जाता है, ठीक है, और कोड कॉम्प्लेक्स काफी होता जाता है, ठीक है। काम तो हमारा हमारा हो जाता है, बट काम काफी मुश्किल हो जाता है करना, ठीक है। काम तो कोई भी इम्पॉसिबल नहीं, काम हमारा हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास रेक्ट आई थी। रेक्ट के अंदर क्या है, रेक्ट के अंदर हमारे पास अपनी HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों ही एक ही फाइल के अंदर हम कर रहे होते हैं, जिसको हम JSX बोलेंगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, और ये फेसबुक वालों ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, वो लेकर आए मार्केट के अंदर, और फेसबुक वालों खुद भी इसको यूज कर रहे हैं रेक्ट को। इसमें ये कि हम लोग रेक्ट इज अ लाइब्रेरी फॉर वेब एंड नेटिव यूजर इंटरफेसेस, ठीक है। वेब एंड नेटिव, नेटिव का मतलब मोबाइल वगैरह में हम चले जाएंगे तो रेक्ट नेटिव वगैरह भी पढ़ेंगे, वहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है कंपोनेंट वगैरह का। बस कुछ चीज़ें वहाँ पर चेंज आ जाती है, हो जाती है, हमारे मोबाइल एनवायरनमेंट की चीज़ें चेंज हो जाती हैं, किस तरह मोबाइल एप्लीकेशन से इंटरेक्शन वगैरह करना होता है। बाकी हमारा 60 to 70% हमारा जो कॉन्सेप्ट है सारे के सारे रेक्ट के ही यूज होते हैं, रेक्ट नेटिव में, जहाँ हम मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि हमारा काम काफी इजी हो जाता है, ठीक है, यही एक बार। अच्छा, इसके अलावा रेक्ट के अलावा, क्योंकि रेक्ट आपके पास क्या एक लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक वालों की तरफ से है, इसी तरह हमारे पास और भी मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ, हमारे पास एंगुलर है, हमारे पास व्यू है, हमारे पास सेवलेट है, हमारे बहुत सारे नेक्स्ट है। मैं अगर देखूँ यहाँ पर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज,
तो आप नहीं, यहाँ पे काफी सारे आपको मिल जाएंगे। देखो एंगुलर मिल रहा है, गलिक आ गया, सेवलेट आ गया, बूट नेक्स्ट जेएस आ गया। तो इस तरह बहुत सारे हैं, ठीक है। और इसके अलावा व्यू के नाम से एक है जो कि ओपन सोर्स है, ठीक है। एंगुलर आपका गूगल की तरफ से है। नेक्स्ट आपका रैक का एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। मतलब नेक्स्ट रैक के आगे की चीज है। उसके अलावा आपके पास गेट्स पे है, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। तो फिर हमारे पास जो है ये एंगुलर व्यू, और जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास है टॉप पर एंगुलर व्यू और नेक्स्ट। तो इसमें सॉरी एंगुलर व्यू और रैक, तो इसमें इन तीनों में हमारे पास ये पॉपुलैरिटी इसकी रैक की क्यों इतनी ज्यादा हुई। ऑल्दो कि जो आपके पास एंगुलर है वो गूगल का बनाया हुआ है, आपको पता है गूगल एक जाइंट है, फेसबुक का भी फादर समझ लिया आप, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ कि एंगुलर इतना पॉपुलर नहीं हो सका और जो हमारे पास रेक्ट है वो ज्यादा पॉपुलर हुई है, रीजन? रिएक्ट आपने बताया फेसबुक की है। जी। और जो आपका एंगुलर है वो गूगल वालों ने किया है, वो मार्केट में लेकर आए। फिर भी रेक्ट ही क्यों इतनी पॉपुलर हुई, और आपको पता है कि जब कोई गूगल कोई चीज लेकर आता है मार्केट के अंदर तो वो ओवरकम कर ही जाती है बाकी चीजों के ऊपर, ऐसा ही है। फेसबुक की चीजें को की मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग होती है, मे बी चले दिस इज द रीजन। एक ही रीजन ये भी समझ लेते हैं, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। गूगल भी इस चीज में हल्का नहीं है वैसे। आ, आते हैं यहाँ पर, देखिए रेक क्योंकि एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास कुछ रूल, एक तो सबसे बेस्ट चीज ये है रेक के बारे में कि रेक का जो लर्निंग कर्व है वो बहुत ईजी है, ठीक है। मतलब कि बिगिनर के लिए इतना मुश्किल नहीं होता है उसके सिंटेक्स को समझना, उसकी चीज़ों को समझना, ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी है वो, ठीक है। और लाइब्रेरी में वो कोई रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस नहीं रख रहा होता, यही लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंस है जो मैं क्लियर करता हूँ। लाइब्रेरी को हम अपने हिसाब से हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें हमें कोई फॉर्मेट, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं दी होती हैं कि हमें कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया होता कि आपको हर चीज़ इसी तरह ही लेके चलनी है। आप अगर किसी रेक डेवलपर कोड देखेंगे, उसने एक एप्लीकेशन बनाई, उसमें कोड स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट है। दूसरे बंदे का देखेंगे उसने किसी और तरीके से काम किया हुआ, तीसरे बंदे का देखेंगे उसने किसी और तरीके से काम किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ रूल्स उसने डिफाइन नहीं किए हुए, ठीक है। जिस बंदे का जिस तरह दिल करता है वो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपने एप्लीकेशन को क्रिएट कर लेता है, ठीक है। इससे इश्यू क्या आता है? एक तो इसका प्रोज आ गया कि काफी इजी टू लर्न है, ठीक है। और उसके अलावा ये स्टार्टिंग से मार्केट के अंदर है, और क्योंकि इजी टू लर्न है तो काफी लोग इसको पहले से अडॉप्ट कर चुके थे, ठीक है। इसको पहले से मतलब कि अपने दिल में, जिस तरह व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप हमारे पास क्यों इतना पॉपुलर हुआ है? क्योंकि एक तो उसका यूजर इंटरफेस बहुत ही अच्छा है, ठीक है, काफी इजी टू यूज है, ठीक है। यूआई यूएक्स की चीजें आई थी ना। और उसके बाद हमारे पास आई थिंक टेलीग्राम वगैरह कोई इस तरह की एप्लीकेशन आई थी, वो क्यों इतनी नहीं चल सकी? क्योंकि वो मोस्टली दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके दिलों में वैसे ही घर कर चुका है व्हाट्सअप, ठीक है। तो वो मुश्किल हो जाता है फिर जगह बनाना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे रैक पे भी है, ठीक है, क्योंकि रैक की जो इजी टू यूज का कॉन्सेप्ट है ना वो इतना अच्छा है लोगों के लिए कि वो एंगुलर और बाकी चीज़ों को इतना एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। करते हैं लोग, ठीक है, बहुत से लोग कर रहे हैं एंगुलर पे भी काम, व्यू पे भी कर रहे हैं, बट रैक के मुकाबले में अभी भी बहुत कम है, ठीक है। और पता नहीं कितना टाइम लगेगा कि रैक को बीट करने में एंगुलर और व्यू को। तो अच्छा, अब रैक जो है आपका लाइब्रेरी है, मैं बता चुका हूँ इसका, और इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, एक चीज़ तो याद रही। एक और इसमें डिसएडवांटेज क्या होगा इसका, कि जब कोई डेवलपर, अब मैंने एक तरीके से काम किया, अगला डेवलपर आया उसने अपने ऑफिस के अंदर एक तरीका समझा होता है, एक स्ट्रक्चर समझा होता है, इस तरह काम करते हैं। मेरा तरीका कोई नया तरीका था उसके लिए, तो उसके लिए कोड को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एक हमारे पास एक प्रॉपर एक हमारे पास वो नहीं है ना, स्ट्रक्चर नहीं है जिसको हर कोई मतलब सिंटैक्स बोलने या स्ट्रक्चर बोलने जिसको हर कोई याद करके मेमोराइज करके वो समझ सकता है उस चीज़ों को, ठीक है। तो एक तो चीज़ हो गई। और सेकंड चीज़ ये, क्योंकि रैक एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में हमें बहुत ही मिनिमलिस्टिक चीज़ें मिल रही होती हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे राउटिंग करनी होगी तो हमारे पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, हमें यहाँ फॉर्म हैंडलिंग करनी होगी तो हमारे पैकेज को फॉर्म हैंडलिंग या एरर हैंडलिंग हमें करनी होगी तो हमारे पैकेज को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर डायरेक्ट एक प्रॉपर पूरा पैकेज हमें नहीं प्रोवाइड कर रहा होता, ठीक है। इसके अलावा हमें कोई क्या बोलते हैं, जो हम हर टैब के ऊपर हम यहाँ पर जो देख रहे होते हैं, मतलब कि मल्टीपल पेजेस आप खोलते हो किसी वेबसाइट के अंदर, तो उसका हर पेज के हिसाब से उसका टैब का यहाँ पर टाइटल चेंज हो रहा होता है, तो इसके लिए हमें अलग से हेलमेट वगैरह की लाइब्रेरीज को यूज़ करना पड़ा होता है। और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें, और इसके अलावा हमें कोई एपीआई पे कॉल करनी हो तो या तो हम फैश यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम एक्सियोस को एक्सटर्नल इंस्टॉल करवाएंगे। तो इस तरह बहुत सारे पैकेजेस हैं जो कि हमें यहाँ पर अलग से इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे इस एप्लीकेशन को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। वर्किंग कंडीशन में तो बेसिक होगी है,
ठीक है। बट इसको और ज़्यादा इसमें मतलब कि फीचर्स ऐड करने के लिए हमें अलग अलग पैकेजेस को, अलग अलग लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो चीज़ आ गई। अच्छा, इसी के ऑपोजिट अगर हम एंगुलर पे आते हैं, तो एंगुलर हमारे पास क्योंकि एक पूरा फ्रेमवर्क है, तो उसके अंदर राउटिंग से लेकर ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, राउटिंग की ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर वो प्रोवाइड करता है। फॉर्म हैंडलिंग, फॉर्म 2 तरह के वहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करे, क्यों? क्योंकि वो फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसके अलावा उसका एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर उसने डिफाइन किया हुआ है, तो हर प्रोग्रामर जो भी करेगा उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए काम करेगा। तो इससे ये होगा कि कोई भी प्रोग्रामर, आप किसी और प्रोग्रामर का कोड देखेंगे एंगुलर का, तो 90%, 95, 98% जो कोड है उसका सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि उसने स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है। फ्रेमवर्क में हमेशा वो आपको गाइड करता है कि आपको किस तरह चलना है, और लाइब्रेरी में हम उसको बताते हैं कि हम आपको किस तरह चलना है भाई। आपको हमारी नीड्स के, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे नीड्स की और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आगे चलना है, ठीक है। और अब एंगुलर इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो सका, क्यों लोग इतना उसको यूज नहीं करते? वो काफी कॉम्प्लेक्स है। बिगिनर, एज अ बिगिनर वो काफी कॉम्प्लेक्स है समझना, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर, मतलब अगर हम रैक बोले, हम 18 मतलब कि 8 से 12 क्लास में हम कवर कर सकते हैं। तो एंगुलर में बोलता हूँ, अगर हम लोग 30 या 50 क्लास भी रख लें तब भी उसके कॉन्सेप्ट कम पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि इतनी उसमें चीजें हैं, इतने कॉन्सेप्ट हैं, इतनी चीजें हैं कि क्योंकि वो फिर जो बिगिनर है उसकी तरफ मूव नहीं करता, वो एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट फॉरवर्ड बाद एंगुलर अपना रैक पे आता है, ठीक है। तो यही एक वजह है कि आपका जो रेक्ट है वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, लोग इतना यूज़ कर रहे होते हैं, और आपका एंगुलर यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनली यूज़ के अंदर हम लोग जो है, अगर हम बहुत बड़े इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन वगैरह बनाना चाह रहे हैं, कोई अपना सीआरएम बनाना चाह रहे हैं, या फिर क्या बोलते हैं, पॉज सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल का, या कुछ इस तरह की चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स वगैरह हो, और मॉड्यूल्स में भी हमारे पास इजी लेजी लोडिंग वाले कॉन्सेप्ट होने चाहिए, सब चीज़ें। तो वहां पर हम लोग फिर एंगुलर को प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो परफॉर्मेंस में जहां बात आ जाती है ना, तो फिर हम लोग एंगुलर पे लोग ज्यादा जा रहे होते हैं एज कम्पेयर टू रैक पे। काम तो हो जाता है, बट रैक पे फिर इतना परफॉर्मेंस, इतना एफिशिएंट कोड हम नहीं लिख सकते हैं बड़ी एप्लीकेशन के लिए, जितना हम एंगुलर के ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एंगुलर और रैक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कहाँ पे हम व्यू को तो छोड़ ही दें, व्यू तो एक अलग ही चीज़ है। फिर इन दोनों में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं? एनीवन? यस सर, जी जी, अली क्लियर है बिल्कुल। लेकिन प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो एंगुलर जो है वो ज्यादा इन डिमांड है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसका मैंने रीज़न आपको बता दिए। जहाँ परफॉर्मेंस की बात आती है तो फिर हम रेगुलर पे मूव कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें कुछ आ गई। अच्छा, जो रिएक्ट कर चुका हो उसके लिए इजी है कि वो एंगुलर को जो है वो कोप अप कर ले फिर उसके बाद? जी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी जो एंगुलर लर्न की थी, मैंने रैक के बाद ही की थी। नेक्स्ट और रैक करने के बाद फिर मैंने एंगुलर पे मूव किया था, और फिर कंपनी में रिक्वायरमेंट भी थी उस पर, एंगुलर पे काम प्रोजेक्ट आया था, तो मुझे उस पर लर्न करना पड़ा था। और हाँ, फिर आप कर सकते, क्योंकि आप इतने मेच्योर हो चुके होते हैं, आपने कुछ 8-10 या 2-3-4-5 प्रोजेक्ट बनाए हो रैक के अंदर, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हो, आपको चीज़ों का पता चल जाए। आपको देखिए, मेन चीज़ ये है आपके फ्लो, आपको चीज़ों को किस तरह काम करती हैं, और आपकी लॉजिक। ये 2 चीज़ें अगर आपकी स्ट्रांग हो गई हैं, ठीक है, जो कि आपको टाइम के साथ-साथ होंगी, जितना आप टाइम देंगे चीज़ों को, उतना आपकी वो आपके कॉन्सेप्ट्स और आपकी चीज़ें जो है आपको उतना स्ट्रांग होंगी, ठीक है। जितनी ये स्ट्रांग होंगी, अच्छा, लाइब्रेरीज दूसरी सीखना या फिर फ्रेमवर्क सीखना तरह-तरह के, मुझे मेरे सीनियर ने गाइड किया था एक, और बहुत अच्छी मुझे लगी उनकी गाइडेंस, कि अपनी लॉजिक और अपनी चीज़ों पे फोकस करो, ठीक है। और फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी जो है, इस पे स्विच करना तो मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि वो सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स हम यहाँ तक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो अच्छा प्रोग्रामर नहीं है जो मल्टीपल फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज को मतलब के काम कर रहा हो, ठीक है, उनके सिंटैक्स को याद हो या वो उस पर काम कर रहा हो। बेहतर है कि जिसकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो। अब किसी बंदे की लॉजिक बिल्डिंग अच्छी है, वो चीता बंदा है बिल्कुल, ठीक है, हर लिहाज से वो उसके बिजनेस लॉजिक या फिर सब चीज़ें जो एक्यूरेट है, अच्छी हैं, तो उसके लिए किसी लाइब्रेरी पे स्विच करना तो मुश्किल नहीं होगा, फ्रेमवर्क पे स्विच करना तो मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, वो उससे स्विच करेगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखेगा और वो काम कर लेगा, ठीक है। और वहाँ पे एप्लीकेशन में, एक बड़ी एप्लीकेशन में कहीं परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई काम आ जाता है, या कोड एफिशिएंसी, एफिशिएंट कोड लिखना हो, या कुछ तरह के काम करने हो, क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस बंदा है, उसको इतनी नॉलेज है, इतने उसकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, वो काम कर लेगा। बट एक जो बिगिनर, मतलब जिसके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं है, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, तो उसके लिए फिर मुश्किल हो सकती है। सिंटेक्स तो उसको वहाँ से मिल जाएगा लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क का, बट जो अंदर की लॉजिक वगैरह और कोड वगैरह होगा, वो फिर वो उसको नहीं कर पाएगा एक तरह से, ठीक है। तो फोकस अपना लॉजिक बिल्डिंग और इन सब चीज़ों पर पहले रखें, देन उसके बाद जब आप इतना आपको लग जाएगा, आप इतने स्ट्रांग हो गए, साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 काम करने के बाद फिर आप मूव कर लें किसी और पे।
आप उसे पहले भी कर सकते हैं, और आप ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं कोई मसला नहीं है, बस ये कि आपको थोड़ा फ्लो का पता चले चीज़ों की, ठीक है। जब फ्लो का पता चल गया फिर आपके लिए वो चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग के, ठीक है। सो अच्छा, आई थिंक रेक पे इतना हो गया काफ़ी इसका इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब इसमें रेक जो हमारे काम कर रही होती, काम किस तरह कर रही होती, रेक का जो कम्प्लीटली जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या बोलते हैं कंपोनेंट बेस पे काम कर रही होती है। अब कंपोनेंट क्या है, जैसा हम लोगों ने एचटीएमएल में देखा था कि एचटीएमएल के अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एचटीएमएल में कुछ हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, और हर एलिमेंट्स के अंदर कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इमेज एट्रीब्यूट है, इमेज के अंदर एसआरसी एट्रीब्यूट एक हमारे पास है, उसको हम प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं और एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। जहाँ पर हम एक इनपुट एलिमेंट ले लेते हैं, इनपुट एलिमेंट के अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स बोल रहे हैं आप लोग। और आप इनपुट एलिमेंट के अंदर जैसे ही आप टाइप इनपुट की टेक्स्ट करते हो तो उसका बिहेवियर कुछ और होता है, ईमेल करते हो कुछ और होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके पीछे एचटीएमएल वालों ने कुछ ना कुछ लॉजिक्स लगाई हुई है कि भाई अगर ये इनपुट मिलेगा टाइप इसकी, तो मुझे इस तरह का चेकबॉक्स दिखाना है, अदरवाइज रेडियो बटन दिखाना है, अदरवाइज मुझे कुछ और दिखाना है, ठीक है। या फिर मुझे डेट पिकर दिखाना है, कुछ इस तरह का दिखाना है। तो रैक के जो कंपोनेंट है वो भी किसी में इस तरह ही चल रहे होते हैं। अब रैक के कंपोनेंट क्या है, देखिए कुछ कंपोनेंट्स है जो कि एचटीएमएल वालों ने हमें प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। मतलब कि 100 150 200। अब इसके अलावा कुछ आपके इस तरह लग रहा है कुछ आपका कोड जो है वो आपका कोड जो रिपीट हो रहा है, आपका एचटीएमएल के एलिमेंट जो है वो उन्होंने क्यों बना के रखे हुए, क्योंकि वो यूज होंगे हमारे पास मोस्टली जगहों पर, तो उसको उन्होंने एक दफा बना के रख दिया एचटीएमएल वाली टीम ने, ठीक है। हम लोग उसको यूज कर रहे होते हैं, हमें उसके पीछे की लॉजिक का उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह से हमें कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। वो किस तरह काम कर रहा है, हम सिंपल हमने कंपोनेंट एलिमेंट बना के रख दिया, हम उसको कॉल कर रहे हैं, उसके पीछे काम वो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर हम लोग जहां पर हमें लगेगा कि हमारे जो है कोड रिपीटेटिव हो रहा है, जहां पर हमें लग रहा है कि हमारी जो यूआई है रिपीट हो रही है, जिस तरह के आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों को एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का जब हम प्रोजेक्ट बना रहे थे, आप लोगों को एक सबसे मेन प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही थी वो आप लोगों को ये मिल रही थी कि आपको जैसे हेडर और फुटर है वो आप लोगों का सेम है हर पेज के अंदर, ठीक है। बट फिर भी आपको क्या करना पड़ा होता था कि आप जितनी फाइल बनाते थे, कॉन्टैक्ट की, अबाउट की, सर्विसेज की, डिटेल पेज, पोस्ट का पेज, सबके ऊपर आपको हेडर के कोड को और फुटर के कोड को रिपीट करना होता था। एम आई राइट? ऐसा ही था फैजान? यस सर। ऐसा ही था। जी बिल्कुल। जी सर। तो अब इसमें इश्यू क्या आ रहा है, हमारा कोड सेम है, हमने देखा फंक्शन को यूज रीयूज बना लिया, हमने बोला कि ऐड का फंक्शन है या फिर कोई ऑन क्लिक का फंक्शन है, जैसे गेट यूजर, गेट एपीआई, जो भी हमने किए, हमने फंक्शन बना लिया, उसको कॉल कर लिया मल्टीपल जगहों के ऊपर, ठीक है। वहां पे हमारी रीयूजेबिलिटी हमें मिल गई कोड की। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हम जिस तरह की ये रैक का ये एक हेडर देख लें आप लोग, ये वाला हेडर, ठीक है। ये अब आप देखें तो इस पेज में तो शायद डिफरेंट होगा, आगे जितने भी हम पेज देखेंगे, रन रेक्टर में क्लिक करता हूँ, बल्कि ये देखिए सब पेजेस के अंदर आपके पास ये हेडर जो है ये आपके पास सेम आ रहा है। अच्छा, एक और चीज आप लोग जरा गौर कीजिएगा कि मैं यहाँ पर राउटिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर राउटिंग कर रहा हूँ, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा मैंने पेज चेंज किया, देखिए आपका यूआरएल चेंज हो रहा है, आपका ये टाइटल चेंज हो रहे हैं। बट आप लोग अगर गौर कीजिएगा यहाँ पर एक और चीज जो डेक की एप्लीकेशन में होती है, मैं देखिए यहाँ पर आपके टैब पे लोड नहीं आ रहा है, देख रहे हैं? ये आपका क्योंकि टैब जो ये आपके जो पेजेस हैं ये आपके क्लाइंट साइड पे रेंडर हो रहे हैं आपके यहाँ पर, ठीक है, या स्टैटिक पेज जनरेशन हो रही है, ये सर्वर से लोड होके नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आपको देखिए यहाँ पे लोडर भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग बोल रहे होते हैं कि जो रैक पे हम एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे होते हैं वो एसपी एप्लीकेशन होती है, एसपीए सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। क्योंकि इस तरह का लुक एंड फील आपको दे रहे होंगे जैसे कि आप लोग मोबाइल के अंदर नेविगेशन कर रहे होते हो, देखो आप मोबाइल के अंदर जब आप एप्लीकेशन को नेविगेट कर रहे होते कहीं पे आपको लोड होती नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो नेटिव एक तरह से जो हमने पढ़ा था ना वो आपको ये भी चीज दिखा रहा है, देख रहे आपके यहाँ पर राउटिंग तो आप कर रहे हो, ठीक है। इसी के ऑपोजिट साइड अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हो, हमारे प्रीवियस हमने जो प्रोजेक्ट पे काम किया था, मैं अगर यहाँ पे दिखा ओपन करूँ उसको और मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हम लोगों ने जैसे कि मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एचटीएमएल फाइल पर राइट क्लिक कर लेता हूँ, ये सिंगल पेज नेविगेशन बोला आपने, एसपीए बोला या एसपीएन बोला है अली? सिंगल पेज एप्लीकेशन नेविगेशन, तो मैं बस बता रहा हूँ कि उसमें किस तरह वो, तो उसके लिए हम अलग से पैकेज वगैरह इंस्टॉल कर रहे होंगे, रेक डोम वगैरह। अच्छा, मैं इसको जरा एक मिनट ओपन कर लूँ और देन मैं आपको उसको जो हम लोग एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट पे हमने एप्लीकेशन बनाई थी उसमें फिर आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। ये स्टार्टिंग इट्स टेकिंग सो मच टाइम, भाई जो स्टार्ट हो जाओ,
इन केस इफ इट टेक्स लॉन्ग ट्राई टू क्लोज। ओके स्टार्ट हो गया आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अब तो मैं अगर यहाँ पर राउटिंग करूंगा ना, पहले तो ये कि हमारे इसमें राउटिंग है ही नहीं आई थी मेरे ख्याल से। मैं यहाँ पे कुछ अच्छा ये देखो, क्योंकि वो उसमें अकाउंट पड़ा होगा, तो ये देखिए यहाँ पे किया। अब मैं अगर यहाँ पर आके किसी एक पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, अब मेरा सर्वर नहीं चल रहा होगा, लोडर ही चलता रहेगा यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर एक काम ये करना पड़ेगा, अपना सर्वर भी स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए तो मैं एक काम ही कर लेता हूँ कि आप सर्वर भी स्टार्ट कर लेते, ताकि मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दिखा सकूँ। और ये मेक श्योर कि आप लोग जब आप ये काम कर रहे होंगे तो आपको ये मैं सर्वर का कोड आपके रिपोजिटरी पे पुश कर दिया था, आपको उसको क्लोन करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने नोड मॉड्यूल्स को गिट इग्नोर में डाल दिया था, ताकि आपके पास जो आपकी रिपोजिटरी वहाँ पुश ना हो कोड इसका। आप लोग जब इसको अपने पास क्लोन करेंगे, क्लोन करने के पास आपको सिंपल उस ग्रीन बटन पे क्लिक करना रिपोजिटरी के लिंक पे जाकर, और देन आपको गेट स्पेस क्लोन और रिपोजिटरी का लिंक डाल देना। तो नोड मॉड्यूल्स नहीं होगा, उसके बाद जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको npm i कर देना, आपके चल जाएगा, ठीक है। मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ अपने इसके ऊपर, ये मेरा स्टार्ट हो गया जेसन सर्वर, बिल्कुल ठीक है, हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से, ये वापस आ गए, ठीक है। और ये हमने कुछ यहाँ पे नेविगेशन वगैरह भी किया, मैं नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ पोस्ट आ रही है, मैं यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, आपका पेज लोड होगा यहाँ पर, ये ऊपर यहाँ पे इस जगह पे देखिएगा आप लोग, ठीक है, ये देख रहे हैं, और पता चल रहा है क्लियरली कि किसी और पेज पे गया है। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी इतनी स्मूथ राउटिंग हो रही है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम किसी और पेज पे गए हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है एक सिंगल पेज है, उसी के अंदर हम सारा का सारा काम किया हुआ है, लग रहा है ना ऐसा। ये ये क्लियर हुआ। जी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। मैं यहाँ से इसको देखो बैक जाऊंगा, दोबारा आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई दूसरे पेज पे आप जा रहे हो। ये देखो पूरा यहाँ लोड हुआ, ये पूरा चेंज हुआ, ठीक है। तो ये एक रीजन है कि आप यहाँ पर इसको यहाँ पे सिंगल पेज एप्लीकेशन भी बोल रहे होते हैं, और नेटिव एप्लीकेशन का नाम इसको दिया जा रहा होता है, ठीक है। ओके, तो अच्छा, अब यहाँ पर हम उसकी कंपोनेंट की और प्रॉप्स की बात कर रहे थे। तो कंपोनेंट में हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास जिस तरह HTML का एलिमेंट है, तो उस तरह ही हम कंपोनेंट बना रहे होते हैं। हमें लगे जहाँ पे हमें लगेगा कि हमारा जो कोड, जैसे हमारा हेडर का कोड है, हमें लग रहा है कि हमारे पास रीयूज हो रहा है बार बार मोस्टली पेजेस के ऊपर, मतलब कि 90 पेजेस बनाए और 90 पे हमारे पास ये बार बार कॉल हो रहा है। तो बजाय इसको हर इसका कोड हर फाइल में जाके हम लोग पेस्ट करें, ठीक है, टॉप पर, और फुटर का भी हम एक कंपोनेंट बना के रख लेंगे। जिस तरह हम HTML एलिमेंट को कॉल करते हैं, हम लोग इस तरह अपने कंपोनेंट को भी कॉल कर लेंगे। और जिस तरह वहां पर हम लोग प्रॉप्स या अपनी एट्रीब्यूट्स पास कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ काम करने के लिए, डायनामिकली काम करने के लिए, कंडीशनली काम करने के लिए, इस तरह हम लोग प्रॉप्स पास करेंगे अपने कंपोनेंट के अंदर, जो उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। क्लियर है। तो ये कुछ प्रॉप्स और कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हम डिटेल में आएंगे जब बनाएंगे। अभी हम आते हैं यहाँ पर, अगर आपको ये सब चीजें क्लियर है तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, और आकर हम लोग यहाँ पर एक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर रैक को प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के मल्टीपल तरीके हैं आप लोगों के पास। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, एक चीज तो ये कि हम इसको प्रॉपर ना पूरा स्क्रैच से बैठ क्रिएट करें, ठीक है। हम इसमें हर सारे के सारा हम इसमें बेबल, वेब पैक और ये सब की सब चीजें जो है हम लोग, बेबल जो है आपके पास बंडलाइजेशन वगैरह के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। और वेब पैक जो आपका जो आप JSX लिख रहे होते हैं उसको HTML और उसमें पार्सिंग वगैरह के लिए यूज कर रहे होते हैं हम लोग। तो या तो एक तरीका ये कि आप इसको सब पूरी की पूरी एप्लीकेशन को, रैक एप्लीकेशन को स्टार्टिंग से कॉन्फ़िगर करो, जो कि बिगिनर के लिए एक मुश्किल टास्क हो जाता है, ठीक है। उसको इन सब चीज़ों का नहीं पता होगा सब कुछ। तो उसके लिए हमें रैक वालों ने कुछ टूल प्रोवाइड किए हुए हैं कि आप उस टूल को, उस कमांड लाइन कोड कमांड को अपने टर्मिनल में एंटर करो, और तो अब के लिए क्या कर देगा, सारा का सारा जो कोड है खुद ब खुद जनरेट कर देगा, बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है। बॉयलर प्लेट कोड का मतलब इस तरह सिंपल समझ, जिस तरह मैं स्निपेट शिफ्ट और शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क में प्रेस करता हूँ, करता था उसके अंदर HTML फाइल के अंदर, तो आपको एक कोड स्निपेट जनरेट करके दे देती थी, ठीक है, टेम्पलेट एक तरह से। तो सेम इस तरह आपको एक रैक जो है एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करके दे देगी, जिसमें पूरा का पूरा आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, सब चीजें वो आपको क्रिएट करके आपके लिए प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। तो हम लोग उस टूल को यूज करेंगे। एक तरीका है कि आप एक क्रिएट रेक्ट, आपके पास कमांड आती है npx क्रिएट रेक्ट ऐप, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं रेक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट। बट उसको अब इवन की रेक्ट के अगर आप इस लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो वो भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, वो भी ये बोल रहे हैं कि आप वीट वगैरह को यूज करो। तो हम लोग वीट को यूज करेंगे। अच्छा, ये रेक्ट का एप्लीकेशन, रेक्ट का जो वेबसाइट है ना, ये लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, ये बिल्कुल एक न्यू वेबसाइट है। इसके पीछे अगर हम ओल्ड वेबसाइट को देखें, ओल्ड वेबसाइट, अच्छा ओल्ड वेबसाइट का नाम नहीं है, मैंने इस तरह लिखा तो गूगल लेगेसी। ये देखो लेगेसी का मतलब कि पुरानी जो वेबसाइट थी अब इन्होंने पूरे के पूरे अपडेट कर लिए। ये देखो, अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पहली वेबसाइट इसकी ये थी, ठीक है। अब देखो इन्होंने डोमेन नेम सब चीज़ें वही रखी है, बस पीछे इन्होंने लेगेसी लगा दी कि पुराना होगी चुकी है, ठीक है।
तो आपका ये कॉन्सेप्ट आपका सब तकरीबन सेम ही है, प्लस कुछ कुछ चीज़ें जो इन्होंने कुछ नई इन्होंने हुक्स इंट्रोड्यूस किए, सब चीज़ें कुछ ना कुछ किया, मतलब कि 90% आपका 95% काम आपको वही है, ऐसा नहीं कि इन्होंने वो कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर आए थे और इन दोनों का लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ फॉर योर रेफरेंस। और ये रेगडेफ, ठीक है, दोनों लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिए आप लोगों के रेफरेंस के लिए। तो अब यहाँ पे आए थे और पहले तो हम लोग एक अपना क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करवा लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसे क्लोज करता हूँ, अपने हम टर्मिनल पे आते हैं यहाँ पर अपना सॉरी फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, और फोल्डर में चलते हैं यहाँ पर जो आई टी वर्ल्ड के अंदर, और यहाँ पर हम लोग अपना एक काम करते हैं, हम रेक के लिए अलग से हम फोल्डर बना लेते हैं और सारा हमारा जो कोड होगा हमारा यहीं पे होगा इसके अंदर। ठीक है, तो हम रेक के फोल्डर बना लेते हैं, इंटर प्रेस कर देते हैं और इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो वापस यहाँ पे आ चुका है और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपल से यहाँ पे जाता हूँ और मैं जरा एक वीट को देखता हूँ। वीट क्या है आपके पास, जिस तरह हमारे पास क्रिएट रेक्ट ऐप है, मैं अगर पहले आऊँ यहाँ पर इसको भी दिखा दो थोड़ा सा, क्रिएट रेक्ट ऐप। ठीक है, अब क्रिएट रेक्ट ऐप क्या यहाँ पे देख लो आप लोग, ये अलग से चीज है, इसको आप यूज करते देखो, आपने लिखा npx क्रिएट रेक्ट ऐप, अपने इस तरह लिखना और देन आपने एप्लीकेशन का नाम लिख देना है। ठीक है, स्पेस के साथ। अब यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हो, आप जिस तरह नाम लिखोगे तो उस नाम से फोल्डर बनाएगा और उस फोल्डर के साथ सब फोल्डर, सोर्स का फोल्डर, पब्लिक का फोल्डर, बाकी सब फाइल्स वगैरह रख देगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, जिस तरह मैंने यहाँ पे रेक का फोल्डर बनाया है, ठीक है, आप इस टर्मिनल को ओपन करो उसके, ठीक है, और यहाँ पे आके लिख दो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब इसके अंदर अगर आप आगे फोल्डर बनाओगे तो ये करेगा रेक के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लेगा उस नाम का, और उसके अंदर सारा का सारा कोड रखेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे इसी फोल्डर रेक के फोल्डर के अंदर ये सारा कोड रखे, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा कर दूंगा डॉट करंट फोल्डर जो मेरा है जिसमें आप टर्मिनल मैंने खोला हुआ है उसी के अंदर उस सारे कोड को रख दो। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, तो मैं इसके थ्रू भी करके दिखाता हूँ, ये भी आपको चला देते हैं। और इसी टर्मिनल के अंदर यहाँ पे काम करते हैं, मैं कंट्रोल सी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके एक काम कर लेता हूँ, उसको नाम देता हूँ क्रिएट रेक्ट ऐप प्रोजेक्ट रख देता हूँ, क्रिएट, वही सेम नाम रख दे, क्रिएट रेक्ट ऐप प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं और इसी के साथ में दूसरा टर्मिनल ओपन करता हूँ, स्प्लिट टर्मिनल, और यहाँ पर मैं गिट बैश को ओपन कर लेता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। और यहाँ से कुछ पूछ रहा है, यस, मैं यस कर देता हूँ, वाई, ओके टू प्रोसीड। ये कुछ पैकेजेस कुछ देखिए, आज से पहले जो है हम लोग क्या कर रहे होते थे कि हम लोग जो है जब भी हमें बूटस्ट्रैप को या किसी अदर लाइब्रेरी के कोड को यूज करना होता था, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स को एलिमेंट्स को यूज करना होता था जो कंपोनेंट में बनाए होते थे, तो हम लोग उसको या तो सीडीएन के थ्रू इंस्टॉल कर यूज कर रहे होते थे उसका सीडीएन, ठीक है, या फिर हम लोग उसको डाउनलोड करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह नहीं करेंगे। आप लोगों को याद होगा लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर जब मैंने जेसन सर्वर को आपको सेटअप करवाया था, तो वहां पर मैंने npm स्पेस i लिखा था, ठीक है, और कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करवाए थे। तो सेम इस तरह ये हमारे पास क्या करेगा, एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बनाएगा यहाँ पर, ठीक है, और सारे के सारा जो हम डाउनलोड करके कोड रखते थे ना, वो सारे का सारा डाउनलोड करके कोड ये खुद यहाँ पर रखेगा। ठीक है, हमें वो सब काम करने की जरूरत नहीं है। अभी इसका कुछ कमांड है, कुछ टाइम लेगा आपके पास प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने में, इनिशियलाइज करने में, तो हम इसको चलने देते हैं। और साथ में हम यहाँ पर आकर अपना एक वीट को भी ओपन कर लेते हैं, वीट। अब वीट के थ्रू भी आप एप्लीकेशन को, रेक एप्लीकेशन को क्रिएट करवा सकते हो। ठीक है, वही बॉयलर प्लेट कोड आपको ये भी दे देगा, बट ये कि ये काफी फास्ट है एज कम्पेयर टू क्रिएट रेक ऐप। ठीक है, इंस्टेंट सर्वर स्टार्ट लाइटिंग फास्ट एचएमआर, ये आपका क्या होता है मेरे ख्याल से उसके लिए फास्ट रिलोडिंग, हार्ड रिलोडिंग वगैरह के लिए। ठीक है, रिच फीचर्स, ऑटोमेटिक बिल्ड, यूनिवर्सल प्लस जो भी है। अच्छा, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सिंपल सा इसकी वेबसाइट के ऊपर, और इस पे आकर हम नीचे इसकी वेबसाइट पे आएंगे और गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप इससे काफी सारे प्रोजेक्ट्स अपने क्रिएट करवा सकते हैं, सेवलेट का प्रोजेक्ट, और ये आपको काफी सारी चीज आपको दे रहा होता है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आके देखो आपने सिंपल ये लिखना है npm create रेक्ट, npm create वीट लेटेस्ट। ठीक है, इतना करना है। बाकी आप यार्न को भी यूज कर सकते हो, यार्न आपका जिस तरह आपका npm जब आप, अच्छा इसके लिए मेक श्योर आपके पास नोड पैकेज, नोड आपका जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, जब आप नोड इंस्टॉल कर लेंगे, मैं पहले ही बता चुका था, उसके बाद ही आपको npm मिल जाएगा साथ में उसके साथ। ठीक है, और आप यार्न अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हो। यार्न जो आपको पैकेज मैनेजर है ये फेसबुक वालों की तरफ से है। ठीक है, इसके अलावा आपको pnpm ही है, ये भी काफी अच्छा है पैकेज मैनेजर।
एनपीएम काफी पुराना हो चुका, आप करना चाहो बिगिनर के लिए ये बेस्ट रहता है, आप इसी को यूज करो। फिर अगर आप एडवांस में जाओ तो आप यानो एनपीएम को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बने को बहुत ही अलग सी चीज आ गई, बहुत अभी लेटेस्ट ही है तो इसको इतना नहीं देखते, तो हम एनपीएम को यूज करते हुए इसको इंस्टॉल करवा लेते हैं। कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर इंस्टॉलिंग पैकेजेस, दिस माइट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, इंस्टॉलिंग रेक्ट रेक्ट डोम रेक्ट स्क्रिप्ट, ये सब चीजें ये क्या कर रहा है मेरे लिए इनिशियलाइज कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। ये देखो आपका प्रोजेक्ट भी इसने बना दिया यहाँ पर इस नाम से क्रिएट। अच्छा मैंने क्रिएट की स्पेलिंग गलत कर दी थी यहाँ पर, खैर हो गई। मैंने ऊपर जब नाम लिखा था मैंने क्रिएट में ई लगाना भूल गया था, इट्स ओके। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर अगर मैं यहाँ पे आके इसका प्रोजेक्ट का नाम भी देना चाह रहा हूँ खुद से, तो आप सिंपल से यहाँ लिखोगे npm create latest और यहाँ पर अपना उस प्रोजेक्ट का नाम दे दोगे, ठीक है। यहाँ पर आप अपना प्रोजेक्ट का नाम दे दोगे, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीट प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि हम वीट के थ्रू बना रहे हैं इसको टेम्पलेट को, अपना ब्रॉडर प्लेट कोड को, तो मैं वीट प्रोजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इंटर करते हैं और यहाँ पे आपसे कुछ टाइम के बाद ये कुछ मैं वाई करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ सिलेक्शन करनी पड़ेगी क्योंकि काफी सारी चीजें यहाँ पर इसके थ्रू का, ये सिर्फ आपका जो है रिक्वेस्ट के लिए है, ये यहाँ इसके थ्रू आप काफी सारे काम करते हो। वनीला का प्रोजेक्ट भी सेटअप कर सकते हो जो कि बेस्ट प्रैक्टिस को यूज करके, बेस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर को यूज करके बनाएगा आपके पास, व्यू का, रैक का, पी रैक का, लिट का, सेपरेट का, सॉलिड का, क्विक का, अदर का, ठीक है। तो हमारा किससे हमारा काम जो है, इसको आप बॉटम एरो की के साथ में कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करता हूँ टॉगल स्क्रीन के साथ मोड एंड ऑन करने के लिए, और आप बॉटम एरो की को प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको देखो प्रीव्यू मिल रहा होगा जहाँ पर, ठीक है। आपको जो सिलेक्ट करना है, मुझे यहाँ पे पी रैक नहीं, मुझे रैक इंस्टॉल करना है, तो मैं इस पे लाकर एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। देन आपसे पूछ रहा है सर्विस वर्कर एसडब्ल्यूसी, इस तरह कुछ आ रहा है, हमें ये नहीं करना और हमें टाइपस्क्रिप्ट यूज नहीं करनी है, ना हमें टाइपस्क्रिप्ट प्लस एसडब्ल्यूसी करना है, हमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट प्लेन जावास्क्रिप्ट करनी है, ठीक है। तो मैं इसको बॉटम एरो की नीचे लेकर आऊंगा जावास्क्रिप्ट पर और एंटर प्रेस कर दूंगा। ये आपके से इसलिए यहाँ पे देखो वीट का प्रोजेक्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो बहुत जल्दी से इसने कर दिया है, बट यहाँ पर अभी क्या है, ये जो आपको क्रिएट ऐप के थ्रू करोगे इसमें आपके नोड मॉड्यूल्स भी साथ से इंस्टॉल कर देगा ये, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा, सब फाइल्स जनरेट कर देगा जो आपके पास होती है। बाकी आपको जो नोड मॉड्यूल्स है वो आपको अलग से करने पड़ेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा यहाँ पर cd उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा, उस फोल्डर के अंदर। तो मैं cd ये प्रेस करता हूँ यहाँ पर वीट प्रोजेक्ट, एंटर करता हूँ। अब देखो मैं पहले रैक के फोल्डर में था, अब मैं इस वीट प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। देन मैं यहाँ पर आके npm इंस्टॉल लिखता हूँ, ये कमांड एंटर प्रेस करूंगा। अब देखिएगा इस यहाँ पर वीट प्रोजेक्ट के अंदर भी आपके पास इस जगह पर नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ जाएगा। अब ये देखो आपको मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है, ये देखो नोड मॉड्यूल्स आ चुके हैं यहाँ पर, इसका भी बस थोड़ा सा डिफरेंस है फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर, बाकी काम आपका तकरीबन सेम ही है इसके अंदर भी, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर डिफरेंट है दोनों का, ठीक है। अंदर जो काम करेंगे हमारे रैक के अंदर जो हम कंपोनेंट वो सब चीजें बनाएंगे वो हमारा 100% सेम होगा, ठीक है। उसमें हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अभी नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, ये देखिए आपको यहाँ पे फोल्डर बन गया, इसमें भी फोल्डर आपके पास पैकेज इंस्टॉल कर रहा है। जब ये हो जाएगा देन इसको स्टार्ट करने के लिए बोला है कि npm run dev चलाना है सर्वर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास हो चुका है यहाँ पर, ये देखिए आपको सब चीजें हो चुकी हैं। अब अच्छा अभी भी कुछ कर रहा है, मेरे ख्याल से तो हो चुका है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो इसको होने देते हैं, कंप्लीट हो जाए और ये भी हो जाए, तब तक हम आते हैं यहाँ पर इनकी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे हम कुछ चीजें देखते हैं रैक के ऊपर, ठीक है। हम थोड़ा सा कंपोनेंट्स को पढ़ लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। द लाइब्रेरी फॉर वेब एंड नेटिव यूजर इंटरफेसेस, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने देख भी लिया। क्रिएट यूजर इंटरफेसेस फ्रॉम कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूजर इंटरफेस को क्रिएट कर रहे होंगे। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या, सिंपल हम यूआई क्रिएट कर रहे होंगे जो कि हमें दिख रही होती है यहाँ पे यूजर को, ठीक है। React lets you build user interfaces out of individual pieces called components, ठीक है। सपोज कर लें आपके पास क्या बोलते हैं हेडर है, अलग कंपोनेंट बनाओ, फुटर है, अलग कंपोनेंट बनाओ, आपके पास कोई प्रोडक्ट का कार्ड है या आपको पोस्ट का कार्ड है, आप उसका अलग कंपोनेंट बनाओ। आपके पास कोई बटन है जो आपको लग रहा है किस तरह का बटन, जैसे ये रैक की वेबसाइट में आप ये देखो, ये वाला बटन जो है लर्न रैक का, ये लर्न रैक का बटन जो है इन्होंने मोस्टली जगहों पर सेम यूज किया हुआ है। या फिर सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, ये अगर आप हेडिंग देखो, इसकी जो स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग साइजिंग सबका सेम है, और ये देखो, ये देख रहे हो, ये सेम है, ये सेम है, उसके बाद ये देखो ये सेम है, ये हेडिंग इस सेक्शन की, ये हेडिंग इस सेक्शन की, ये हेडिंग इस सेक्शन की, और ये हेडिंग इस सेक्शन की, ये आप सब देखो यूआई के हिसाब से तमाम आपकी हेडिंग जो है वो सिमिलर है, ठीक है। स्टाइलिंग के हिसाब से बस अंदर टेक्स्ट जो चेंज हो रहा है, तो हम मेगा कंपोनेंट फॉर इट, ठीक है, हम इसके लिए कंपोनेंट बना लेंगे। हम एक ही जगह पे स्टाइलिंग करेंगे, एक ही जगह पे कोड करेंगे, और देन अंदर जो डेटा हमारे पास जो ये डायनेमिकली वहां पर चेंज हो रहा है, ठीक है, यूआई सेम है, डेटा चेंज हो रहा है, तो उसको हम प्रॉप्स के थ्रू हैंडल कर रहे होंगे, ठीक है। हम प्रॉप्स के थ्रू डेटा को पास करेंगे
और वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन देखो, इस सेक्शन के डिस्क्रिप्शन का टाइटल आपका जो फॉन्ट वगैरह स्टाइलिंग वगैरह सब सेम है। ये देखो, ये सेम है, 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 ये सब सेम है। तो इसके लिए हमें कल कंपोनेंट बना देगा, हमें कंपोनेंट बनाना जिसमें वो हेडिंग और पैराग्राफ वगैरह को यूज कर रहा होगा, हेडिंग और पैराग्राफ वगैरह को यूज कर रहा होगा, तो हम इस तरह ये कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप देखो, इसके अलावा अगर आप लोग देखो यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोगों ने यहाँ पर ये हमारा बटन जो है, ये बटन भी देखें आप लोगों के पास, ये आपके पास सेम है इसकी यूआई। ये देखो, जिस सबके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ, सबके ऊपर देखो एक ही एनिमेशन लगी हुई है, अंदर का टाइटल चेंज हो रहा है, ठीक है, कंटेंट चेंज हो रहा है, बट आपके बटन जो है सबके अंदर सेम है। ये देखो, यहाँ पे आपका आइकन चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब मैं लेआउट ये यूआई के हिसाब से अगर बात करूँ वो सब चीजें सेम है यहाँ पर, बस अंदर का कंटेंट चेंज हो रहा है। तो इस तरह के सिनेरियोज में हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। ये देखो, ये कार्ड है, इसकी यूआई बिल्कुल सेम है, अंदर कंटेंट चेंज हो रहा है, यूआई अगर पेयर्स की बात करो ये आपकी सबकी सेम है। यहाँ पर देखो, देखो इसका हम कंपोनेंट बनाएंगे सेपरेट से, ठीक है। तो हम रैक में जो काम करेंगे वो हम लोग टोटली जो काम कर रहे होंगे वो हम लोग क्या कर रहे होंगे, कंपोनेंट पे काम कर रहे होंगे। हमें लग रहा है ये हमारे पास रिपीट हो रहा है कोड, ये हमारे पास जो लेआउट है रिपीट हो रहा है, मेक अ कंपोनेंट फॉर इट, ठीक है। हमें लग रहा है ये रिपीट हो रहा है, मेक अ कंपोनेंट फॉर इट, ठीक है। इवन कि हमें लग रहा है ये सेक्शन जो है, सेक्शन पे अगर आप पूरा देखो तो तकरीबन इसमें लेआउट सेम है। देखो और विजुलाइज करो इसको, पहला सेक्शन देखते हैं टॉप से आकर, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, एक इस तरह की इमेज है, फिर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, बैकग्राउंड सेम है, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, फिर इस तरह की इमेज, फिर ये डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, फिर डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, ये इमेज, फिर डिस्क्रिप्शन। तो इसका भी हम कंपोनेंट बना सकते हैं अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को ये विजुलाइज करना है कि आपका कंपोनेंट कहाँ बनेगा, जहां आपको लग रहा है कि आपका कोड जो है रिपीट हो रहा है, आपको वो कोड जो है बार बार एक दफा के बजाय 5 10 दफा, 100 दफा, 200 दफा अपनी वेबसाइट के यूज कर रहे हो और आप उसको रिपीट कर रहे हो, तो आपने वहां पे कंपोनेंट बना देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगर मैं आता हूं यहाँ पर, ये देखो, अब कंपोनेंट क्या हुआ, कंपोनेंट हमारे पास रेक के अंदर जो है वो सिंपल सा, जिस तरह आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर अपना फंक्शंस पढ़े हैं, फंक्शन आप रीयूजेबिलिटी के लिए यूज कर रहे होते हो, फंक्शंस आपके पास क्या कर रहे होते हैं, फंक्शन आपको या तो कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ एरे या कुछ स्ट्रिंग या बूलियन या फिर कोई एक फंक्शन ही रिटर्न कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। बट जो हमारे कंपोनेंट है, आपके रैक को किस तरह पता चलेगा, अब रैक को डिटेक्ट किस तरह करेगा, रैक में हम लोगों ने जो वेब पैक और बेबल वगैरह ये सब चीजें की हुई, खुद ब खुद ये सब चीजें कर लेंगी बैक पर हैंडल, उसको पता चल जाएगा। बस आपको करना क्या है कि आपको जो भी आप कंपोनेंट बनाओगे, आपको कंपोनेंट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, तभी वो डिटेक्ट कर पाएगा ये कंपोनेंट है या नॉर्मल एक फंक्शन है, ठीक है। सेकंड डिफरेंस क्या है कंपोनेंट और नॉर्मल फंक्शन के अंदर, कि आपके पास जो नॉर्मल फंक्शन है वहां पर आपके पास रिटर्न में या तो कुछ जावास्क्रिप्ट का फंक्शन रिटर्न होता था, या एरे या ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग या बूलियन या नंबर रिटर्न होता था, ठीक है। बट यहाँ पर आप लोग अपनी एचटीएमएल रिटर्न करवा रहे होगे, क्लियर है चीज। तो ये दो डिफरेंस है, एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर और एक कंपोनेंट के अंदर। बाकी लुकिंग वाइज अगर आप देखो तो एक नॉर्मल फंक्शन ही आपको दिखेगा, ठीक है। तो सर इसमें एचटीएमएल रिटर्न क्यों होगी हमारी? बेटा यही तो इसका पर्पज है, इसको यूज करने का। आपका यहाँ पर रैक के अंदर आप लोग HTML और जावास्क्रिप्ट जो है एक ही फाइल के अंदर काम कर रहे होगे, आपको अलग से डोम को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन कि आप डोम यूज ही नहीं करोगे, बहुत कम सिनेरियो होंगे जहां आपको डोम यूज करना पड़ेगा, इवन कि रैक वाले जो है वो रिकमेंड ही नहीं कर रहे थे आप डोम यूज करो, उसके ऑल्टरनेटिव उन्होंने एक हुक दी हुई, आप उसको यूज कर सकते हो उस काम के लिए, बट आप डोम को यूज करोगे ही नहीं। 90% आपका काम जो है डोम के काम करे बगैर ही आपको हो जाएगा। डोम को हम क्यों पढ़ रहे होते, क्यों यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी HTML का कोड अलग फाइल में पड़ा होता है और जावास्क्रिप्ट का फाइल अलग कोड में पड़ा होता है, हमें एक्सेस करने के लिए डोम को यूज करना पड़ा होता है, हमें मैनिपुलेशन करने के लिए डोम को यूज करना पड़ा होता है। जब हमारे पास कोड एक सिंगल फाइल में होगा तो हमारे पास इस तरह हमारा इश्यू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो मैं बताना भूल गया, वहां पर एंगुलर के अंदर जो है आपके पास, एंगुलर इसलिए भी इतना पॉपुलर नहीं हो पाई क्योंकि वहां पर भी सेम वही पैटर्न है कि आपके पास HTML की फाइल अलग बनती है, आपके पास टाइपस्क्रिप्ट की फाइल अलग बनती है। अच्छा रिकमेंड, अच्छा इसके अलावा प्रीरिक्विजिट क्या है कि रैक के लिए तो आप लोग जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट दोनों पे काम कर सकते हो, बट एंगुलर के लिए मस्ट है कि आपको टाइपस्क्रिप्ट आनी चाहिए। आपका जावास्क्रिप्ट वो काम नहीं करता, वो टोटली टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको जेनरिक्स, आपको ये टाइप कास्टिंग और ये आपके जो टाइप इंटरफेसेस वगैरह सब चीजें आपको पता होना चाहिए टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, तभी आप एंगुलर पे स्विच कर सकते हो। अच्छा, तो उसके अलावा आपकी जो एंगुलर में एक और डिफरेंस क्या है और रैक में क्या है, रैक आपकी सिंगल वे डेटा बाइंडिंग कर रही होती है, वन वे डेटा बाइंडिंग कर रही होती है, और जो आपकी क्या बोलते हैं
आपका जो एंगुलर है वो टू वे डेटा बाइंडिंग कर रही होती है। टू वे डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या है कि रैक में क्योंकि सिंगल फाइल होती है तो आप एक जगह पर कुछ चेंज करते हो तो आप उसी यूआई में पेयर वहीं पे मिल जाती है, ठीक है। बट जब आप एंगुलर में बात करते हो तो आपका वहाँ पर टू वे डेटा बाइंडिंग होती है। पहले आप अपनी फाइल में कुछ एचटीएमएल में चेंजेस करते हो, उसकी चेंजेस टाइप्स में टाइप्स पे कुछ आप चेंजेस करते हो डायनामिकली, कुछ डेटा एंट्री कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो वो उसमें जाएगी, तो टू वे डेटा बाइंडिंग होती है, पहले वहां से यहाँ और फिर यहाँ से वहां, ठीक है। तो ये भी इंटरव्यू पूछा जाता है कि रैक में वन वे डेटा बाइंडिंग होती है या फिर टू वे डेटा बाइंडिंग होती है, तो रैक के अंदर वन वे डेटा बाइंडिंग हो रही होती है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास, अच्छा अब यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ, ये देखना आपके पास ये ब्लू कलर का एरिया आ रहा है ना, यहाँ पर देखना आप बॉर्डर आपको दिख रहे होंगे, ये पूरा एक कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है। देखो मैं थंबनेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये थंबनेल है, ये बता रहा है ये पूरा आपका ए टैग है, ठीक है। उसके अलावा ये आपका एच है, इसके अंदर ये पैराग्राफ है, उसको हाईलाइट करके दिखा रहा है, लाइक का बटन है, ठीक है। आपको हाईलाइटिंग करके दिखा रहा है किस तरह ये काम कर रहा है विजुअलाइजेशन के लिए आप लोगों की, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्रिएट यूजर इंटरफेसेस फ्रॉम कंपोनेंट्स, लेट अस बिल्ड यूजर इंटरफेसेस इंडिविजुअल। थंबनेल हमने अलग बना के रखा हुआ है, ठीक है, हमने बना लिया। हम अब वहाँ पर 100 200 300 हमारे वीडियोस आएंगी, हम हमारे जगह पे ये थंबनेल को शो करवा देंगे, ठीक है। लाइक का बटन हमने एक जगह पर बना के रखा हुआ है, इसकी यूआई हमने एक जगह पे करी हुई सिंपल सी, और उसके बाद वीडियो तो वीडियो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है क्रिएट योर ओन कंपोनेंट लाइक थंबनेल, लाइक बटन एंड वीडियो, देन कंबाइन देम इनटू इंटायर स्क्रीन पेजेस एंड एप्स, ठीक है। हम कंपोनेंट बनाएंगे, छोटे छोटे चंक्स बनाएंगे और उनको यूज करते हुए पूरी एक पेज बना सकते हैं, हम स्क्रीन बना सकते हैं मल्टीपल, और हमें पूरे का पूरा एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। Whether you work on your own or with thousands of other developers using Rec feels the same. It is designed to let you seamlessly combine components written by independent people, team and organization. ठीक है, अच्छा जी, write component with code and markup, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर देखिए हम लोग जावास्क्रिप्ट इसी फाइल में लिख रहे हैं और हम लोग एचटीएमएल भी यहीं पे लिख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा जो आप यहाँ से रिटर्न करवाओगे, यहाँ से इस अपने कंपोनेंट से जो भी आप एचटीएमएल रिटर्न करवाओगे, वही चीज आपकी क्या होगी, वही चीज आपकी क्या बोलते हैं, अल्लाह भला करे, वही आपकी यूआई में नजर आ रही होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक वीडियो का कंपोनेंट बना के रखा हुआ था, इस तरह ऊपर उन्होंने बोला था, ऊपर उन्होंने एक थंबनेल का कंपोनेंट कॉल किया बनाकर और एक लाइट बटन का किया, ठीक है। और कॉल हम किस तरह कर रहे हैं, हम उसका नाम लिखेंगे, अब इसको हम देखेंगे प्रॉपर, ठीक है। और एक हमने वीडियो का कंपोनेंट बना के रखा हुआ, ये देखो उसको हम लोग वहां पर वीडियोस का एरे था, ठीक है, और उसको हम लूप करवाए, इस तरह वहां पर 3 वीडियोस बन के आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो हमने जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल दोनों एक ही फाइल के अंदर लिख रहे हैं, और यहाँ पर देखो कहीं भी आप डोम को एक्सेस नहीं किया, कहीं भी कुछ भी नहीं किया, आप सिंपली यहाँ पर देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल के अंदर कोड के अंदर आके आप जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे हो। मैप अपने कहाँ पे यूज किया था, जावास्क्रिप्ट यूज किया था ना, अब यहाँ पर आके आप यहाँ पे भी इस तरह भी कर सकते हो। अब ये क्या, आपके पास JSX कहलाती है, जो आप यहाँ से रिटर्न करवाते हो, जावास्क्रिप्ट XML, ये लिखा भी हुआ है। This markup syntax is called JSX. It is JavaScript syntax and extension popularized by Red. Putting JSX markup close to related rendering logic makes Rect component easy to create, maintain and delete. ये देखो ये क्या लिखा है यहाँ पर, पुटिंग JSX मार्कअप क्लोज टू रिलेटेड रेंडरिंग लॉजिक मेक्स, ठीक है। ये जो आपकी जो रेंडरिंग है जो आप यहाँ पे लिख रहे हो और उसकी जो लॉजिक है वो तकरीबन आपने बहुत ही क्लोज कर दी, जिसके लिए क्या एक ही फाइल में आ गई सब चीजें। इसके लिए क्या हो गया कि आपको उस कंपोनेंट को मेंटेन करना, उसको क्रिएट करना और डिलीट करना काफी इजी हो चुका है आपके लिए, ठीक है। ना ही आपको ये देखना पड़ रहा होता है कि भाई डोम में आपने क्या अपने एचटीएमएल फाइल में क्या आईडी दी हुई है और उसको मैंने कहाँ पे एक्सेस करना है, या आपको देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका काम सिंपल यहाँ पे इस तरह से निकल आएगा, क्लियर है। एड इंटरेक्टिव वेर एवर यू नीड इट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप इसमें ये सब इस इनपुट भी इसका भी बना के रख सकते हो कंपोनेंट, यहाँ सब कुछ इंटरेक्शन करना चाह रहे हो जो भी है, ठीक है। तो ये देखो रियल टाइम पे कंपोनेंट दिया, मैं कुछ यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रेक्ट, मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यू, देखो मैं DOC लिखा तो उसे फिल्टर करके ले आया। अब यहाँ पर देखो मैंने कहीं पे भी कुछ भी इस कंपोनेंट के अंदर मैंने कहीं पे भी अलग से जावास्क्रिप्ट नहीं लिखी, अलग फाइल बनाई, और कहीं पे अलग से मैंने HTML की फाइल नहीं बनाई। अब ये लॉजिक है, इसके भी जो काम चल रहा है वो आपको क्या बोलते हैं, इस कंपोनेंट के जैसे विशेष काम क्या हुआ है। अब ये कंपोनेंट का कोड हमें नहीं भी मिलेगा कोई मसला नहीं, हम खुद बना लेंगे सब चीजें, ठीक है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी जो रेक्ट है वो तकरीबन उसमें कुछ 4 से 5 चीजें अगर वो आप कर लेते हो, आपकी 60 to 40% आपकी रेक्ट कवर हो सकती है। आपकी कंपोनेंट्स, आपकी JSX क्या होती है, किस तरह उसको यूज करते हैं, आपकी स्टेट क्या होती है, आपके प्रॉप्स क्या होते हैं, और आपकी कुछ हुक्स हैं 2 से 3, ठीक है। यूज इफेक्ट हो गई, यूज स्टेट हो गई, और आई थिंक बस इन 2 हुक्स होकर के आपका 40 to 50% आपका रेक्ट का काम हो सकता है, ठीक है। बट आगे जो चीजें हैं वो हम एडवांस चीजें भी पढ़ेंगे, हम कोड स्प्लिटिंग को देखेंगे, हम राउटिंग को देखेंगे, और ठीक है। तो ये सब चीजें फॉर्म हैंडलिंग किस तरह हो रही है सब चीज हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो गो फुल से विद अ फ्रेमवर्क, अच्छा
बाकी आप क्या बोलते हैं, अच्छा गो फुल से। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आप यूज करो जिसको फ्रेमवर्क है, इसमें आपके पास बैकएंड और फ्रंट एंड आप दोनों काम एक ही जगह पे कर सकते हो, ठीक है। React is a library, it lets you put component together, but it does not prescribe how to do routing and data fetching, ठीक है। To build an entire app with React, we recommend a full stack React framework like Next and Remix। ये दोनों React के फ्रेमवर्क है, मोस्ट कॉमन जो आपके पास Next है, और इस पर आजकल बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये आपके पास आप ये सारा का सारा आपका काम जो है आपका बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये देख रहे हो, या आपके पास आप इस तरह से ये जो है, इवन कि आप किसी राउटिंग भी इसके अंदर आ जाएगी, इनबिल्ट राउटिंग आ जाएगी, नेक्स्ट के अंदर आपको कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा, ये सब चीज़ आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इवन कि आपको रियल टाइम में लिंक है, आप इस पर क्लिक करोगे, आप उस पर रिडायरेक्ट भी हो जाओगे, ठीक है। तो यूज द बेस्ट फ्रॉम एवरी प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये सब चीज़ आ गई। खैर, तो आप लोगों को यहाँ पर रहकर क्लियर हो गया कि हमारा जो भी काम होगा वो कंपोनेंट बेस्ड होगा, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग क्या किस तरह से काम कर रहे होंगे, किन चीज़ों का हमें कंपोनेंट बनाना है, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। क्लियर हो गई तो हम अपने फोल्डर स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं और उसको थोड़ा सा रियल टाइम पे काम करना स्टार्ट करते हैं। आयशा, फैजान, मास, हारिस, जी जी बिल्कुल। ओके।